दोस्तों मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मास्टर क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यूपी लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा उसके लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हूं। 25 क्वेश्चन लेके आया हूं इस मॉक टेस्ट में, तो इनको अटेम्प्ट कीजिएगा और अटेम्प्ट करने के बाद में आप कितना स्कोर सही करते हैं वो कमेंट में लिख के बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं एक और मॉक टेस्ट जीके का। क्वेश्चन संख्या 1 सबसे पहले क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो भारत की संसदीय प्रणाली में ये जो है वो संसद का सदस्य तो है लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कौन सा ऐसा पद है भारत में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ये संसद का सदस्य होता है लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। संसद की कार्यवाहियों में भी भाग लेने का अधिकार नहीं है लेकिन यह अपने विचार संसद में रख सकता है। तो यह है आपके अटॉर्नी जनरल। और भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है इसका आर्टिकल कौन सा है? तो भारत के संविधान में आर्टिकल कौन सा है आपका? आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। आर्टिकल 76। और ये जो अटॉर्नी जनरल होता है ये राष्ट्रपति को मतलब क्या करता है, कानूनी विषयों पर सलाह भी दे सकता है, कानूनी विषयों के बारे में बता भी सकता है। और एक चीज़ याद रखना कि भारत में जो पहले अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम क्या था? MC शीतलवाड़। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC शीतलवाड़ थे जो 1952 से लेकर 1963 तक बनाए गए थे। और वर्तमान में कौन है भारत के अटॉर्नी जनरल? के वेणुगोपाल। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है इसके कोई भी फिक्स कार्यकाल नहीं होता। नो फिक्स टेन्योर मतलब इसको राष्ट्रपति के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है और इसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका ऑप्शन ए में कैग जो है ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 में लिखा गया है। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में आता है और वित्त आयोग आर्टिकल 280 में आता है। तो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन संख्या बनकर अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो दिल्ली में कृषि विभाग की स्थापना किसने की सल्तनत काल में? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। एक चीज़ और याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कृषि विभाग की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दीवाने अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक इसने जिस विभाग की स्थापना की कृषि के लिए वो था अमीर कोही दीवान अमीर कोही। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने या भारत का पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था, जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसे रक्त पिपासुओं की संज्ञा भी दी जाती है और इसे क्या कहा जाता है, इसे पागल बादशाह भी कहा जाता है, पागल बादशाह बाइजेस फोल्ड। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही मोरक्को का एक यात्री भारत आया था जिसका नाम था इबन बतूता। ये जो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। और इबन बतूता ने कौन सी ग्रंथ लिखा है? रेहला जिसका मतलब होता है सफ़रनामा। अपनी यात्राओं का वर्णन रेहला नामक ग्रंथ में इबन बतूता द्वारा किया गया है। और कौन से देश से आया था ये? मोरक्को से। किस सन में आया था? तो 1333 में। ये सन याद रखिएगा, ये एग्जाम में आती है काफ़ी कि इबन बतूता भारत कब आया था? तो 1333 ईस्वी में इबन बतूता आया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने एक सिक्का चलाया था दोकानी नाम का सिक्का किसने इशू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी आप याद रखिएगा, दोकानी सिक्का। नेक्स्ट आपका इसमें लिखा गया है आपका ऑप्शन बी में बलबन के बारे में याद रखेंगे। इसने लौह और रक्त की नीति आयरन एंड ब्लड पॉलिसी स्टार्ट की थी। और बलबन ने भारत में नवरोज मनाना शुरू किया था। नवरोज जो पारसियों का नववर्ष होता है, नवरोज की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई। और बलबन स्वयं को जिल्ले इलाही बोलता था, जिल्ले इलाही या नियामत खुदाई या जिल्ले इलाही। कौन कहता था? तो बलबन कहता था। ठीक है दोस्तों, अगले ऑप्शन में लिखा गया आपका इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और उनका गुलाम भी था। और इल्तुतमिश को भारत में एकता प्रणाली
का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही है। इसने जो कुतुब मीनार थी उसकी कंस्ट्रक्शन को भी पूरा करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में लिखा गया है। खिलजी जो है भारत में मार्केट रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। बाजार विनियमन प्रणाली सबसे ज़्यादा सुदृढ़ की थी। नगद वेतन प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसब। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसब था और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था हजार दिनारी, जिसको बोलते थे मलिक कपूर। मलिक कपूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और अलाउद्दीन खिलजी के विषय में एक चीज़ और याद रखें कि मंगोलों ने सबसे ज़्यादा अटैक किसके समय में किए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में किए थे। ठीक है दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती के प्रेम में एक ग्रंथ लिखा गया है, वो है आपका पद्मावत। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना की है। और पद्मावत के बारे में एक चीज़ याद रखें, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में पद्मावत की रचना की गई है और जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है और राणा रतन सिंह का वर्णन है। और किसका वर्णन है? तो पद्मावती का। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो यूपी में जो किसान मित्र योजना है ये कब लाई गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन संख्या 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 18 जून 2004 को। 18 जून 2004 को उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना लाई गई थी? किसान मित्र योजना लाई गई थी 18 जून 2004। दोस्तों हम बात किसानों की कर रहे हैं तो आपको दो योजनाएं और याद रखनी है। एक है आपका पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये कब लाई गई थी? तो पीएम किसान 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से शुरू की गई थी। गोरखपुर। इसमें किसानों को 2 हज़ार रुपये की वार्षिक किस्त दी जाती है। तो आप याद रखेंगे पीएम किसान 2019 में शुरू की गई। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत में किसान आयोग कब बना था? तो भारत में किसान आयोग ये 2004 में ही बना था। और किसान आयोग के बाद में आपसे पूछा है किसान कॉल सेंटर कब बने थे? तो 2004 में ही किसान कॉल सेंटर बनाए गए हैं। क्वेश्चन संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन ए 18 जून 2004 किसान मित्र योजना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 4। इसमें से क्या कहा गया है? आपको बताना है कि सूची एक मतलब को किसका सही मिलान नहीं किया गया है। तो देखते हैं इसमें पंखहीन कीड़े कीवी होता है और सिल्वर फिश होता है, ये बिल्कुल सही मिलान किया गया है। उड़ान रहित चिड़िया टर्टल कच्छप गोरैया ये भी सही है। लेकिन अपाद सरीसृप सर्प होता है, कौन सुमेलित है? तो अपाद सरीसृप मतलब जिसके पैर नहीं होते और सरीसृप होता है, तो ये है आपका सांप। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये सारे आपके गलत हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अपाद सरीसृप क्या होता है? तो सर्प होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी जो किसकी सहायक नदियां हैं? 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इंद्रावती नदी पर भारत का एक झरना है चित्रकोट जलप्रपात। और ये जो झरना है ये किस राज्य में है? चित्रकोट वाटरफॉल, चित्रकोट झरना तो ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़। और ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो सारी ये गोदावरी की सहायक नदियाँ। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है जिसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक में निकलती है त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा गोदावरी का ही नाम है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि गोदावरी पर तमिलनाडु में एक बांध भी बनता है, सॉरी आंध्र प्रदेश में बांध है, वो है एनीकट बांध ये गोदावरी नदी पर बनाया गया है। गोदावरी के बारे में एक चीज़ और याद रखें, गोदावरी और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में एक झील बनती है कोलेरू झील। ये बहुत पूछा जाता है कोलेरू झील कौन सी नदियों के डेल्टा बनी है? तो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा पे आंध्र प्रदेश में झील बनती है। ठीक है दोस्तों, और गोदावरी नदी पर तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनी है जिसका नाम है कालेश्वरम परियोजना। बाकी आपका कृष्णा नदी ये आप याद रखेंगे महाबलेश्वर के प्लेट्यू से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक में। और साबरमती नदी ढेबर लेक से निकलती है उदयपुर राजस्थान से, ढेबर लेक उदयपुर राजस्थान। और भारत में नदी जोन कितने हैं? तो भारत में 24 नदी बेसिन बताए गए हैं, आप याद रखेंगे 24 नदी बेसिन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 10, डस्टलिंग भारत और किस देश के बीच का एक सैन्य युद्धाभ्यास है? डस्टलिंग सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी
ऑप्शन बी डस्टलिक उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो उज्बेकिस्तान है इसकी राजधानी क्या है, ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और ताशकंद में भारत के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित लाल बहादुर शास्त्री, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ताशकंद में हुई थी 1966 में। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है, सोम। उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है, सोम। और उज्बेकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आपको एक मरुस्थल याद रखना, कैजल कुम। कैजल कुम मरुस्थल ये कहाँ पर है, तो ये उज्बेकिस्तान का ही मरुस्थल है, कैजल कुम। कैजल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू और काठमांडू में मुख्यालय सार्क का। चीन लिखा गया है, चीन की राजधानी बीजिंग है। और बीजिंग के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे कि जो आपका ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय बीजिंग में ही है। उसके बाद में देखें रूस। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, और मुद्रा चलती है रूबल। और चीन के बारे में एक चीज़ याद रखना, चीन की दो मुद्राएं हैं, एक युआन है और एक रेनमिनबी है, युआन और रेनमिनबी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो हिंदुस्तानी अकेडमी जो है ये 1927 में बनाई गई, 1927। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हिंदी सहित जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका संरक्षण करना। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, ऑप्शन डी प्रयागराज में की गई है, 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखेंगे हिंदुस्तानी अकेडमी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 सही जवाब इसका देखते हैं। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं, तो भारत में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था ये किसके लिए उत्तरदायी माना जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी इसके लिए लाया गया था। दूसरा देखें जिला निर्वाचन आयोग, ये भी इसके लिए है। और तीसरा है आपका राज्य वित्त आयोग, बिल्कुल सही है। तो इसके सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1, 2 और 3। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, भारत में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायती राज। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर निगमों को पंचायती राज का दर्जा मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जब 73वां संविधान संशोधन किया गया तो इसके लिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 74वां संविधान संशोधन के लिए भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं और 12वीं अनुसूची में नगर निगमों को 18 विषय दिए गए हैं। भारत की पहली जो पंचायत थी वो कहाँ पर बनी थी, तो भारत की पहली पंचायत बनी थी नागौर में 1959 में, और भारत की पहली शहरी पंचायत बनी थी तमिलनाडु में। ठीक है, या पहला भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना, तमिलनाडु 1687 में मद्रास में बनाया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, इसमें कहा गया है कि दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, भगवान वेंकटेश का मंदिर कहाँ पर है, तो भगवान वेंकटेश का मंदिर जिन्हें तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिरुमल्ला की पहाड़ियों पर स्थित है, और किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। आप याद रखेंगे कि भगवान वेंकटेश का मंदिर किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या, अमरावती, अमरावती। और एक चीज़ याद रखें कि भारत में कौन सा राज्य भाषा के आधार पर पहली बार बनाया गया था, वो आंध्र प्रदेश ही था। और आंध्र प्रदेश में भारत का 25वां हाईकोर्ट भी बना था, ये भी आप याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश में एक जगह है गुंटूर, गुंटूर जगह। और गुंटूर क्यों प्रसिद्ध है, तो भारत में जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है आपका, गुंटूर में ही है आपका। ठीक है दोस्तों, गुंटूर तंबाकू अनुसंधान केंद्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी। दोस्तों एक तो आप याद रखिएगा कि जो कैश मेमोरी होती है इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है, सीपीयू के आधार में लगी होती है ये कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी किसका उदाहरण है, क्वेश्चन संख्या 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रैम का उदाहरण है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम की फुल फॉर्म होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डेविस कप प्रतियोगिता जो टेनिस के लिए होती है 2021 कप में इसका खिताब किसने जीता था, तो डेविस कप को जीतने वाली टीम कौन से देश की थी। दोस्तों एक चीज़ तो याद रखिएगा, जो डेविस कप होता है ये देशों के बीच खेला जाता है,
तो डेविस कप 2021 किसने जीता? क्वेश्चन संख्या 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूस ने जीता था। रूस ने जीता, किसको हराकर जीता था? तो क्रोएशिया को हराकर डेविस कप का खिताब जीता था। अब तो आप याद रखेंगे डेविस कप 2021 किसने जीता? रूस ने जीता। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया कि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान 12 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन ए, नोएडा। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये नोएडा में है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नोएडा है, नोएडा जो तहसील है, ये कौन से ज़िले की तहसील है? गौतम बुद्ध नगर की। ठीक है दोस्तों, नोएडा की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी ली जाती है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा की फुल फॉर्म है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो भारत में ये संस्थान है बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब होता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। और आईएलओ कब बना था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में बना था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जवाब होगा कहाँ पर है इसका मुख्यालय? जेनेवा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि 2001 से 2011 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी? तो 2001 से 2011 के बीच जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ी है 10 सालों में, वो कितनी बढ़ी? 20.22%। दशकीय वृद्धि दर यूपी में कितनी दर्ज की गई थी? तो 20.22%। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितनी जनता निवास करती है? 16.5। और आपसे पूछा जाता है कि यूपी में कितनी जनता रहती है? 16.5 रहती है। और अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? 912/1000। और उत्तर प्रदेश में जनघनत्व कितना था? 829। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यावसायिक इकाई के लिए दीर्घकालीन ऋण का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब आप कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए दीर्घकालीन ऋण कहाँ से मिलेगा? 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जनता को स्टॉक और बॉन्ड की बिक्री करके मिलता है। ठीक है दोस्तों, बॉन्ड को। एक चीज़ याद रखना, आपसे एक चीज़ पूछी जा सकती है मसाला बॉन्ड के बारे में। मसाला बॉन्ड किस देश की कंपनियां जारी करती हैं? तो भारत की कंपनी जब विदेशों से पैसा इकट्ठा करती हैं तो वो कौन सा बॉन्ड जारी करती है? मसाला बॉन्ड। आप याद रखिएगा कि मसाला बॉन्ड जो है ये किस देश में जारी होता है? तो ये भारत में जारी होता है और ये रुपये में जारी किया जाता है, रुपये में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 15। निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते? क्वेश्चन संख्या 15 का सही जवाब बताइए कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये बात कही गई थी। अम्बेडकर के विषय में याद रखिए कि भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता है इनको, भारतीय संविधान का शिल्पकार। और एक चीज़ और याद रखिए कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र नहीं, इनके अलावा और भी थे। अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। अम्बेडकर के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि अम्बेडकर की जो समाधि है उसे चैत्य भूमि कहा जाता है, चैत्य भूमि। और अम्बेडकर की एक किताब आपसे पूछी जाती है, रिडल इन हिंदुज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रिडल इन हिंदुज्म ये किसकी किताब है? तो अम्बेडकर की किताब है रिडल इन हिंदुज्म। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो अम्बेडकर हैं इन्होंने 1927 में एक सत्याग्रह शुरू किया था, महाड सत्याग्रह। ये बहुत आता है एग्जाम में, महाड सत्याग्रह। ये 1927 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। और इस सत्याग्रह के माध्यम से उन लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलाया गया था जो जिनको अछूत माना जाता था, जिनको निम्न स्तर का माना जाता था। तो अम्बेडकर के बारे में एक चीज़ और याद रखें कि अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय तथा आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहने वाला व्यक्ति कौन है? अम्बेडकर है। और अम्बेडकर ने क्या कहा था? अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री भी बनाया गया था। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी हैं। ठीक है दोस्तों,
और एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत का पहला व्यक्ति जिसने अर्थशास्त्र में PhD हासिल की थी वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 16, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। विक्टोरिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्कटिक महासागर में विक्टोरिया द्वीप स्थित है। आप याद रखेंगे विक्टोरिया द्वीप आर्कटिक महासागर। अच्छा, विक्टोरिया द्वीप तो आर्कटिक महासागर में है। अगर आपसे पूछा जाए कि विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है, तो विक्टोरिया डेजर्ट आपको ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया। कमेंट में लिख के बताइएगा कि विक्टोरिया झील कहाँ पर है और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, विक्टोरिया झील और विक्टोरिया जलप्रपात ये कहाँ पर है, ये आपको होमवर्क है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 17, इसमें कहा गया है कि 2021 में ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? 17 का सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार 2017 किसे मिला? जवाब होगा उत्तर प्रदेश को दिया गया था ई पंचायत पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसको नोट कर लें कि ई पंचायत पुरस्कार किसे मिला था, तो उत्तर प्रदेश को ही मिला था। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ 1921 में उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बना और लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा 1935 में दिया गया था। उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखेंगे कि इसे बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी है, इसीलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? वॉकी टॉकी जो होता है ये किस तरह से हम बात करते हैं इसमें आपको बताना है। सही जवाब होगा हार्ड डुप्लेक्स, हार्ड डुप्लेक्स। वॉकी टॉकी आपने देखा होगा पुलिस वालों के पास होता है एक छोटा रिमोट की तरह, तो वो हार्ड डुप्लेक्स होता है वॉकी टॉकी। इसमें कौन सी तरंगें प्रयोग होती है? तो रेडियो तरंगें। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉकी टॉकी में कौन सी तरंगें प्रयोग होती हैं, रेडियो वेव्स इसमें प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 19 अल नीनो से संबंधित है। अल नीनो किससे संबंधित है? 19 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अल नीनो जो है ये भारतीय मानसून से संबंधित है। दोस्तों अल नीनो जो है ये गर्म जलधारा है और ये पेरू के तट पर बहती है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ याद रखना, ये जो अल नीनो धारा होती है ये भारत में मानसूनी हवाओं की जो दिशा होती है उसको प्रभावित करती है और भारत जब अल नीनो आता है तो भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति आती है, सूखा पड़ता है भारतीय उपमहाद्वीप में। आप याद रखेंगे अल नीनो जो है ये पेरू के तट पर बहने वाली गर्म धारा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 20, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष होता है आपका 25 मई को, 25 मई। थायराइड दिवस, थायराइड एक ग्रंथि होती है जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और इसकी कमी से आपको घेंगा या गॉइटर रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, गॉइटर। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य से संबंधित योजना है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में क्या है कि ये उन बच्चों के लिए लाई गई थी जिनके माता पिता कोरोना के चलते जिनकी डेथ हो गई थी, तो उन बच्चों के कल्याण के लिए ये योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, और ये उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इसमें 18 साल तक के बच्चों को फ्री पढ़ाएगी और उनको वो जो पैसा भी देगी उत्तर प्रदेश की सरकार। तो आप याद रखेंगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट आपका भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद में कई सारी समितियां होती हैं, तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है। 22 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति ये संसद की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। और प्राक्कलन समिति और आपकी लोक लेखा समिति को क्या माना जाता है? एक दूसरे का जुड़वा कहा जाता है। दो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को दोनों को जुड़वा समिति माना जाता है। हम भारत की समितियों के बारे में बात कर रहे हैं संसद की, तो आपको लोक लेखा समिति याद रखनी है। भारत में जो चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म आए थे 1919 में, तो 1919 के उस अधिनियम के द्वारा वर्ष 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी और ये भारतीय संसद की सबसे पुरानी संसदीय समिति मानी जाती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में? तो इसमें टोटल 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका सार्वजनिक उपक्रम की समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे 22 सदस्य है। लोक लेखा समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 कहाँ से आते हैं? केवल प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये केवल लोकसभा से आते हैं। प्राक्कलन समिति ये भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है और लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो तीनों समिति हैं ये संसद की स्थायी समिति होती हैं, स्थायी समिति। नेक्स्ट आपका
राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय भारत में विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन संस्कृत शिक्षा के प्रचार के लिए इनका नाम नहीं लिया जाता। आप याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, आत्मीय सभा। और यही सभा आगे चलकर किस नाम से जानी गई? 1828 में इसे ही क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम था ब्रह्म समाज। 1828 में इसका नाम क्या पड़ा? ब्रह्म समाज नाम पड़ा था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो राजा राम मोहन राय हैं, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, अकबर द्वितीय। और राजा राम मोहन राय ने एक पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। ये भी एग्जाम में आ जाता है। संवाद कौमुदी का संपादन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय के बारे में एक चीज़ और याद रखें, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय का एक पत्र था आपका, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। ये बहुत आता है एग्जाम में, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। ये जो है पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये एक ग्रंथ है इनका, ये गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का जनक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 24। ब्लीथ, एक्चुअली ब्लीथ नहीं है, ये बिलीव है, बिलीव। बिलीव जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो बिलीव जो आत्मकथा है ये सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम, बिलीव सुरेश रैना की आत्मकथा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बात करें यहाँ पे कुछ और किताब जो आपसे पूछी जाती है, जैसे रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। ये सारी जितनी बुक्स हैं क्रिकेटरों की अपलोड कर दी जाएंगी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन संख्या 25, अंतिम प्रश्न इस सेशन का। इसमें कहा गया है कि एलिफेंटा जलप्रपात भारत में कहाँ पर है? तो एलिफेंटा जलप्रपात है आपका मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, शिलोंग। और इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय के शिलोंग को कहा जाता है। और मेघालय के एक बारे में याद रखें, यहाँ का एक डांस है लाहो डांस, लाहो डांस। गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह आपके मेघालय से। एक चीज़ और याद, एशिया की सबसे पवित्र नदी, सबसे स्वच्छ नदी, एक नदी है एशिया में और उसका नाम है उमंगोट। उमंगोट नदी एशिया की सबसे स्वच्छ नदी घोषित की गई, किस राज्य में बहती है? तो मेघालय में बहती है उमंगोट नदी। ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उमंगोट नदी के बारे में, उमंगोट नदी। और एक चीज़ और याद रखें, जो मेघालय है, मेघालय में खासी विद्रोह हुआ था 1833 के आसपास, खासी विद्रोह 1829 से 1833। और एक चीज़ और याद रखेंगे, मेघालय को मेघों का घर भी कहा जाता है। मेघालय मेघों का घर, बादलों का घर भारत के किस राज्य को कहा गया है? मेघालय को कहा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भारत में जो और भी कुछ जलप्रपात जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कुंचिकल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? तो कुंचिकल आपका कर्नाटक में, और ये बराही नदी पर बनाया गया है, बराही नदी। दूसरा आपसे पूछा है जोग, जोग जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में शरावती नदी पर, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। दूसरा आपसे पूछा जाता है शिवा समुद्रम जलप्रपात, शिवा समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। और एक आपसे पूछता है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार, तो ये जबलपुर में है आपका, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। दूसरा आपसे पूछा जाए, और धुआंधार के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, ये नर्मदा नदी पर है। एक और पूछता है आपसे हुंड्रू, हुंड्रू जलप्रपात, ये भारत के किस राज्य में है? तो हुंड्रू जलप्रपात है आपका झारखंड में, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड। और ये स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है, स्वर्ण रेखा। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक झरना और आपसे और पूछता है और उसका नाम है चित्रकूट, चित्रकूट झरना, ये कहाँ पर है? तो चित्रकूट झरना छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन यूपी लेखपाल राजस्व मुख्य भर्ती परीक्षा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।